13 वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। पहली जो न्यूज़ है रिलेटेड टू द यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन। अभी क्या है कि सब स्टेट अलग से खरीदेंगे, सेंट्रल अलग से खरीदेगा, तो ये अपोजिशन जो है, अपोजिशन लीडर्स हैं, इन्होंने क्या बोला, यूनिवर्सलाइजेशन वैक्सीनेशन करना चाहिए, सबको एक ही समान वैक्सीन मिलनी चाहिए। उसके बाद इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्लैश है रिलेटेड अबाउट द गाजा स्ट्रिप। वो मैंने आपको कल भी परसों भी न्यूज़ में बताया था कि वहाँ पे जो एरिया है जेरूसलम, वहाँ पे एक बस मॉस्क्यू है, तो वो थोड़ा उस पर अपना अधिकार बताते हैं आपके इसराइल, और फ़िलिस्तीन अपना बताता है, उसके बीच में क्लैश है। तो हम हमसा पढ़ेंगे, कुछ ग्रुप हैं जो गाजा स्ट्रिप में, तो लोकेशन जानेंगे कहाँ पे वेस्ट बैंक है, कहाँ पे आपका गाजा स्ट्रिप है। मैंने उस दिन भी बताया था न्यूज़ में, आज फिर से रिपीट करेंगे। फिर ये कोई नहीं है, रिफ्यूज़ द बेल ऑफ गौतम नायक कोरेगांव, सेलिंग ऑक्सीजन एट द फ्लोमीटर, मतलब आपको पता ही है एक तरह से हाई रेट पे चीज़ बेची जा रही है, उस पर सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहीं पे कम हुआ है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, किसी ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल किया अगेंस्ट द अमित शाह, पता नहीं कहाँ गया, NSUI ने, नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब है करके स्टूडेंट यूनियन है। ये न्यूज़ है। पहली जो न्यूज़ आती है रिलेटेड टू आती है द साइंस टीचिंग रेशनलिटी इंडिया नीड, कि इंडिया को एक तरह से टीचिंग जो है, एक रेशनल जो आप पढ़ते हो ना, साइंस चीज़ें पढ़ते हो, एक रेशनल तरीके से आपको पढ़नी चाहिए। कोई अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे देखा होगा आपने कि इसको खाने से ये हो जाएगा, इसको खाने से ये हो जाएगा। आप रेशनल हो, अच्छी थिंकिंग रखते हो, पढ़े लिखे इंसान हो, तो आपको रेशनल चीज़ें सोचनी चाहिए। प्राइस टू पेड नेग्लेक्टेड टू एजुकेशन हेल्थ, इसमें कुछ एजुकेशन और हेल्थ की बातें की गई हैं कि कोविड टाइम पे आपको पता लगा कैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स कर गया, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या क्या हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर गया, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम है। तो सारी बात इन्होंने उसके ऊपर ही घुमा फिरा के बात की है कि इन अदर व्हीकल टू गोइंग द, मतलब कोलाइड कमिंग फ्यू मिनट, स्पीडिंग, मतलब कि माइट सेविंग, और मतलब कि कंसिडर सारी बात में जो बातें की हैं, अपने जो बात की है हेल्थ सेक्टर के ऊपर और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, क्या क्या प्रॉब्लम आई ड्यू टू कोरोना की वजह से, तो वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, पर इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है और हेल्थ सेक्टर है क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो हम इसके लिए हम जाएंगे अपने नोट्स पर, जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं, उन नोट्स को देखेंगे। तो हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। जो पहला इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था कि कैसा सिस्टम है। एक तो मेजर शिफ्ट ऑफ एजुकेशन कैन बी ऑब्जर्व प्री एंड पोस्ट ब्रिटिश रूरल के बाद में बहुत चेंजेस है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में। आपका 1813 जो एक्ट था, जो पहली बार पैसा दिया गया था इंग्लिश एजुकेशन के लिए, 1,00,000 रुपीज़ इंग्लिश एजुकेशन के लिए, जो ब्रिटिश का एक्ट था 1813, तो उसमें पहली बार पैसा दिया गया था। और भी उससे पहले चीज़ें होती थी वर्नाकुलर लैंग्वेज में या फिर ब्रिटिश लैंग्वेज में, तो वो चीज़ थी, पहली बार पैसा दिया गया था। फिर इंडिया ने आफ्टर बिकम इंडिपेंडेंस राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए थे, और 6 फंडामेंटल राइट जो है कमिटेड किए गए थे इस चीज़ के लिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या है कि एजुकेशन फ्री किया गया था, तो उसमें ये था। फिर एजुकेशन सिस्टम मेनली डिवाइड इन प्री, आपका प्राइमरी एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन में डिवाइडेड है। फिर हायर एजुकेशन है उसके बाद, जैसे आपको पता होगा। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं करंटली जो इश्यूज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो क्या क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहला जो इशू आता है वो आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर आप अकॉर्डिंग टू बजट लोगे, बहुत ही मिनिमम अमाउंट, यानी 1.8% ऑफ GDP हम यूटिलाइज करते हैं किसके अंदर, एजुकेशन को फंड जो जाता है। allocate to the development of education in India in the past few year many beneficial steps should be taken direction of the, मतलब एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत स्टेप लिए गए हैं। UN ने कुछ सजेस्ट भी किया, वही हमने अडेप्ट किया थोड़ा थोड़ा, तो वो सारी चीज़ें। कैपेसिटी आपकी यूटिलाइजेशन जो है हमारे, तो वर्ल्ड नाउ नीड ए क्रिएटिव माइंड, एक वर्ल्ड को क्रिएटिव माइंड चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज द स्कूल टू बूस्ट द स्टूडेंट यूटिलाइज देयर कैपेसिटी मैक्स, मतलब जो उनकी कैपेसिटी है माइंड को, तो मैक्स यूटिलाइज किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ आपने देखा होगा, प्राइवेट स्कूल तो कितने बढ़िया होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल की जो कैपेसिटी है बहुत कम है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी कम है। तो एक एक्सपेंडिचर हो गया, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है PPP मॉडल हमें लाना चाहिए, जो भी डिज़ाइन है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी यूटिलाइज करे, प्राइवेट भी इसमें दोनों साथ आए, और वो साथ मिलकर एक मॉडल तैयार करें, उसकी हमें ज़रूरत है। स्टूडेंट जो टीचिंग रेशियो है इंडिया में वो बहुत बेकार है। जैसे मैंने आपको बताया था WHO की रिपोर्ट थी, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ रहा था, उसमें एक डॉक्टर ऊपर 40,000 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर है इंडिया में। ऐसा कोरोना टाइम पे देखा गया। तो उसके देखते हुए मतलब जो हमारे क्वालिफाइड टीचर है, आपने देखो टीचर अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट टीचर रेशियो वो बहुत पुअर है इंडिया में। फिर उसका एक्सक्रीटिंग एंड द ब्रांडिंग, क्वालिटी हमें स्टैंडर्ड रखना है, उसे ब्रांडिंग करना है। ये नहीं आपने स्कूल बना दिया, अब स्कूल बना के छोड़ दिया, आपने उसको चेक नहीं किया, पर वो क्या कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पा रहा है,
चीज़ें वो कर पा रहा है, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड रख पा रहा है, वो भी एक है। फिर स्टूडेंट आपके आपके स्टडिंग अब्रॉड, फिर बच्चे क्या, देर इज़ मैनी स्टूडेंट हु चूज द स्टडी अब्रॉड बिकॉज देर इज इशू इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो हमें इन चीज़ों को कवर करना है कि अब्रॉड में कैसे पढ़ाया जाता है, हम उसे अपनी कंट्री में अप्लाई करें कि वो हमारी कंट्री में रहें और हमारी कंट्री को एम्पावर करें, ठीक है ना। जब यहाँ पे पढ़ेंगे यहीं पे वो काम करेंगे, विदेश में चले गए तो मे बी वो एक हो सकता है कि वहाँ पे वो रहे। तो कुछ इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड में कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताए हैं। पहले बताया इनोवेशन रिक्वायर्ड, हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक इनोवेटिव आइडिया चाहिए। डिजिटल एजुकेशन है, टूवर्ड्स हम डिजिटल एजुकेशन मूव कर रहे हैं, पेंडेमिक टाइम में आपने देखा होगा। तो एक इनोवेटिव माइंड चाहिए स्टूडेंट्स के, यूथ जो है ऑफ द कंट्री, उसको मतलब अच्छे से हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो सारी चीज़ें इसमें यही है, गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज एंड बूस्ट द यंग माइंड्स टू फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बोल सकते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट बोल सकते हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये नहीं कि आप रूरल में अलग एजुकेशन सिस्टम है, अर्बन में अलग है, पर सबको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके लिए स्टैंडर्ड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द इंडिया, एक तरीके से अक्रॉस इंडिया में होनी चाहिए, सब जगह एक सी एजुकेशन है, ठीक है ना। किसी को मतलब इक्वल और अनबायस, मतलब ये गरीब है इसको कम एजुकेशन दो, कोई बात नहीं है, अमीर है इसको ज़्यादा एजुकेशन, तो इक्वल और अनबायस एजुकेशन होनी चाहिए। मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल, अब आपने क्या हो गया, एक एजुकेशन जो है एक बिजनेस माइंड हो गया है, अब इसे बिजनेस वाले लोग करने लगे हैं। तो हमें क्या करना है, एजुकेशन को एक अफोर्डेबल बनाना है कि इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ चुके हैं तो वो भी बच्चा इक्वल हो, और सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल में तो वो भी बच्चा इक्वल, सबके लिए अफोर्डेबल बनाना है। अब इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप भी लिए, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। बूस्ट एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहला आता है सर्व शिक्षा अभियान। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते होंगे, ऊपर एक साइन बनता होगा, सर्व शिक्षा अभियान लिखा रहता होगा। ये 2001 में लॉन्च हुआ था। एम क्या था, प्रमोट करना था एजुकेशन फॉर ऑल के लिए, स्ट्रेंथ करना था इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल का, कंस्ट्रक्शन एंड न्यू स्कूल। मैंने बताया ना, गवर्नमेंट स्कूल में गाँव में जाते हो सर्व शिक्षा अभियान लिखा होता होगा, तो उसको लिंक किया गया। फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, तो एक तरह से प्रोग्राम ले गया कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं एलिमेंट्री लेवल तक कम से कम उनको पढ़ाया जाए, कि 10th तक तो उनको पढ़ाया जाए। तो उसके लिए स्पेशल एक प्रोग्राम चला था, ठीक है। राइट टू एजुकेशन लेके आए, उसके लिए हम फिर क्वालिटी इंप्रूव की। फिर मिड डे मील योजना चली, इसमें क्या था, ट्विन, हमें दो तरीके से सोचना, ट्विन तरीके से सोचना। एक तो हम जो उनकी माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना, मतलब कि उसे न्यूट्रिशन जो है उसको वो भी प्रोवाइड करवाना है, प्लस एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी है। तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की कि बच्चों को मील प्रोवाइड कराए स्कूल में। उससे क्या हो, बच्चे अट्रैक्ट होंगे पढ़ने के लिए भी आएंगे, उनकी जो प्रॉब्लम है मतलब कि न्यूट्रिशन वाली है वो भी सॉल्व होगी, और क्या होगा, वो एजुकेट भी मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट जो एड स्कूल थे या लोकल बॉडी स्कूल थे या स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर थे, मदरसा मकताब, उनमें इस स्कीम स्टार्ट की गई। अंडर द सर्व शिक्षा अभियान के अंदर स्कूल आते थे, उनके अंदर मिड डे मील स्टार्ट किया गया। फिर राष्ट्रीय आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया, एक फ्लैगशिप एम था इसमें, इनहेंस करना सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट। जो बच्चे पढ़ते 10th तक तो मोस्टली पढ़ रहे थे, फिर 11th-12th नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उसके लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया। तो ये सारा, फिर चलो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर माइनॉरिटी वाले अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, तो उसके लिए स्कीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उनको डेवलप किया गया। और लास्ट में आपने हाल ही में देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेके आए, प्रमोट किया गया गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना लेके आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने देखा एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, कैसे उसमें प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। अब हम देखते हैं हेल्थ सेक्टर से, इससे आंसर राइटिंग भी करेंगे मेंस की। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो आपको 250 वर्ड या 150 वर्ड में लिखने के लिए आएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सब GS2 के टॉपिक हैं, सोशल इश्यूज़ के टॉपिक है, ये पूरे इशू रखे मिलेंगे। पहला भी ये टॉपिक है एजुकेशन का, ये भी एक GS पेपर 2 का है, और हेल्थ जो है ये भी एक GS2 का है। तो ये सारी चीज़ देखना है। पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई नेशन के सामने की हॉस्पिटल्स नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जो फीस है वो बहुत महंगी है इन कंपेयर टू इंडिया में। 70% जो हेल्थ सेक्टर प्रोवाइड करा रहा है वो प्राइवेट हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन कम है। तो इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम देखी गई। तो सब प्रॉब्लम क्या है, जो चैलेंजेस है, एक तो लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है हमारे पास बहुत कम है। तो फिर क्या होता है, आपको बीमारी हुई, अगर आप गाँव में प्राइमरी हेल्थ केयर हो, प्राइमरी हेल्थ केयर आपको मिल गई, तो क्या पता आप सेकेंडरी लेवल की हेल्प ना लो, या फिर टर्सरी में आपको ज़्यादा बीमारी ना बढ़े तो और ऊपर जो अच्छे हॉस्पिटल ना जा पाओ, पहले ही क्योर हो जाए वो आपकी। तो ये हमारे लिए कमज़ोर है, प्राइमरी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्डन बढ़ता है वो टर्सरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल पर बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सप्लाई साइड डिफिशियंसी है,
आपने देखा होगा दवाइयाँ नहीं मिल पाती प्रॉपर तरीके से, मिसमैनेजमेंट है हर चीज़ों में, तो सप्लाई साइड डिफिशियंसी है, इनएडिक्वेट फंड है। आपने देखा होगा 2.3% ऑफ जीडीपी जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना, जो ओईसीडी ने बोला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि आप बीमार हो जाओ, आपके पापा ने जोड़ के रखे हैं कि 5,000 पैसे देने हैं, 6,000 रुपये सब एक मैनेजमेंट करके रखा है, आप बीच में बीमार पड़ गए, ठीक है, वो तो आपने जोड़ा नहीं था, आपकी पॉकेट में तो आपने जोड़ा ही नहीं था। जैसे आपने 100 रुपये कमाया, आपने फिक्स कर लिया 50 रुपये से देने हैं, 20 रुपये से दें, 30 रुपये मुझे सेविंग में डालना है। अब बीच में बीमार पड़ गए, आपके 100 के 100 रुपये आपकी बीमारी में चले गए, वो तो एक तरह से आउट ऑफ पॉकेट था जो आपने सोचा भी नहीं था। तो आउट ऑफ पॉकेट पॉकेट जो एक्सपेंडिचर हमारा 2.3% ऑफ जीडीपी आता है लोगों का, पर हमारा सिस्टम कितने रुपए देता है इस चीज़ के लिए, वो देता है 1.3%। तो एक तरह से ये भी एक तरह से इनएडुकेट फंड है। ओवरलैपिंग आपका जुरिडिक्शन है, नो सिंगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल पब्लिक हेल्थ, कोई कहता है स्टेट के ऊपर है हॉस्पिटल, स्टेट का हॉस्पिटल है, जैसे आप लड़ाई आप देख रहे हो कि हमें ऑक्सीजन दो, तो कोई जुरिडिक्शन नहीं है, सेंटर कहता है उनके पास है, वो कहता है उनके पास है, वो कहता है उनके पास है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक बॉडी बनानी पड़ी जो ऑक्सीजन सप्लाई को चेक करेगी, ठीक है, एक बेंच बनानी पड़ी। तो एक तरह से ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है, एक के ऊपर टालते रहते हैं चीज़ों को। फिर सब ऑप्टिमल पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ड्यू टू दिस द चैलेंजेस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है ना वो प्रिवेंट नहीं हो पाती है। क्या सब ऑप्टिमल पब्लिक लेवल हेल्थ जो है हमारे यहाँ। फिर स्टेप क्या लेनी चाहिए, इनेबल टू प्रिवेंटिव केयर, एक प्रिवेंटिव केयर होनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि प्रिवेंटिव केयर हो, ठीक है ना, एक्सेस टू होना चाहिए टर्सरी और हेल्थ सेकेंडरी हॉस्पिटल्स के लिए। फिर बाइंडिंग बिहेवियर चेंज होना चाहिए, जैसे आपका सही टाइम पे सोना चाहिए, पीपल राइट टू ईट प्रोग्राम, अच्छा खाओगे तो बीमारी नहीं पड़ोगे ना, अच्छा सोगे बीमारी नहीं पड़ोगे, तो ऐसे बिहेवियर चेंज प्रोग्राम चलने चाहिए। जैसे स्वस्थ भारत जन आरोग्य है आपका, स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अंदर सिखाया गया कि आपको अच्छे से मतलब कि आपको प्रॉपर तरीके से मतलब आपको चैनलाइज करना है, मतलब सैनिटेशन को अच्छे से हाथ धोने हैं इन सब चीज़ों में। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए कि स्टेट और सेंट्रल को एक साथ आके काम करना चाहिए, ये नहीं कि आप उस पर टाल दो उस पर टाल दो, ठीक है ना, तो सबको आगे एक साथ काम करना चाहिए, दो हर जगह स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर अच्छे से काम होना चाहिए, ज़्यादा फंड होना चाहिए। फिर डिसेंट्रलाइजेशन पावर का करना चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशन, वॉश, सैनिटेशन और हाइजीन, ये वॉश को याद रखना। एक कोर फंक्शन होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, म्यूनिसिपैलिटी का, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन बढ़ाना, अच्छा पानी देना, सैनिटेशन हाइजीन को देख चेक करना। तो ये लोकल लेवल पे काम होते हैं। अगर आप सेंट्रल इन काम को ले लेगा तो लोकल लेवल पे बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाएंगे, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन पावर करना चाहिए। जो लोकल लेवल के काम है लोकल लेवल के, जो स्टेट लेवल के हैं उसको स्टेट लेवल पे देने चाहिए, जो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल लेवल को रखने चाहिए, ये होना चाहिए। क्रिएटिंग ए नोडल हेल्थ एजेंसी हमें क्रिएट करनी चाहिए कि हमें चेक करे सब चीज़ों को। नीति आयोग ने बोला था कि नेशनल हेल्थ स्टेप इन राइट डायरेक्शन विच नीड टू ऑपरेशनलाइज सून एज पॉसिबल, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में हमने क्या लिखा, देखो पहले हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, पहले हमने लिखा कि है क्या पेंडेमिक टाइम पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ, उसके बाद चैलेंजेस किए, उसकी मतलब बॉडी लिखी इंट्रोडक्शन के बाद, फिर क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, बॉडी के अंदर ही आएगा ये भी। उसके बाद कंक्लूजन में आप अपनी थिंकिंग लिखो जो निकाल के लाए हो चीज़ों को जो आप जानते हो। पेंडेमिक सच एज कोविड-19 इज रिमाइंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज कोर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पेंडेमिक टाइम में रियलाइज कराया कि जो हेल्थ सिस्टम है कोर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, कि कोर ये आपको करना ही है। गवर्नमेंट हैड मेड सेवरल इफेक्ट टू एड्रेस द शॉर्टफॉल ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप लिए, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया एक्ट 2019 में लेकर, प्रधानमंत्री भारतीय जन आरोग्य परियोजना चलाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई, ठीक है ना, ये सब किया। हाउ एवर द नीड टू बी आवर टू एडुकेट इन्वेस्टमेंट, अभी भी ज़रूरत है इन सब के बाद और इन्वेस्टमेंट की। क्रिएटिंग ए हेल्थ सिस्टम डेट कैन बी विद स्टैंड एनी काइंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है ना, उसके लिए करना चाहिए जो हम, ताकि क्या कर दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे उनको मीट कर पाए। कौन सा आएगा, ये आएगा आपका पहला तो है आपका हंगर के लिए, ठीक है, शायद दूसरा हंगर के लिए है, तीसरा शायद तीसरा है, जो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हेल्थ के लिए आता है। जो तीसरा है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किसके लिए आता है, वो आता है आपका हेल्थ के लिए। तो ये कुछ सिस्टम है इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम, एक पब्लिक होता है एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट प्रॉफिट वाले होते हैं, एक एनजीओ चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट वाले में चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं ट्रस्ट वाले, फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है और रन करती हैं। इसमें प्रॉफिट वाले में क्या होता है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पड़े होंगे, नर्सिंग होम पड़े होंगे, प्राइवेट क्लिनिक पड़े होंगे।
फिर पब्लिक में कौन कौन से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चलाती है, डिफेंस भी चलाती है। आपने देखा होगा APMC जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर डिस्पेंसरी होते हैं, बेस हॉस्पिटल होते हैं जो बेस में, जैसे जम्मू कश्मीर के बेस पे बनाया हुआ है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उसके अंदर होते हैं, आर्म मेडिकल कॉलेजेस होते हैं हॉस्पिटल। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी चलाती है डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल, छोटे छोटे आपने देखेंगे स्टेशनों पर होते हैं। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री क्या, वो स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज भी चलाती है। सेंट्रल के कौन कौन से सुपर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, अर्बन में रूरल में, दोनों इनके सेम होते हैं। जो स्टेट चलाती है रूरल में अर्बन में, दोनों तरीके से स्टेट और सेंट्रल एक साथ चलाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और जो आपका सेंट्रल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अलग भी हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, इंश्योरेंस डिस्पेंसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मेडिकल कॉलेज हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, आयुर्वेदिक आपको यूनानी जो बनी है अभी, आयुर्वेदिक योगा, आपकी न्यूरोपैथी, यूनानी, आपकी सिद्धा और होम्योपैथिक मिनिस्ट्री बनाई है। तो ये सेंट्रल के कुछ वर्क हैं। स्टेट क्या करता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर, फिर ये सब सारे सिस्टम कौन चलाता है, ये चलाता है। ये इतना आपको जानने की कोशिश नहीं करना, और लिखने के लिए आए तो आप छोटा सा लिख देना कौन कौन मिनिस्ट्री चलाती है। तो इतना हो गया हमारा इसके लिए। अब हम आते हैं अपना हिंदू के ऊपर। तो इसी सब में यही दिया गया। फिर ये इतनी न्यूज़ हमारे जानने के लिए नहीं है कि इक्विटेबल शेयर हो स्टेट का, सबको इक्वल वैक्सीन मिले, ऐसा नहीं। अभी एक न्यूज़ आई है कि 7 स्टेटों को 90% वैक्सीन दी जा रही है। तो ये पार्शलिटी मत करो, सबको एक तरीके से रखो। फिर बुलेटिन ट्रेन टू हंगर, ये हंगर के ऊपर बात की गई है। अभी एक रिपोर्ट आई है, जैसे स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियन रिपोर्ट आई है 2021, ये अजीम प्रेमजी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने निकाली है। इसमें क्या बताया गया है कि लोगों के पुअरेस्ट हो गए हैं, 20% लोग ऑफ द हाउस होल्ड लॉस देयर एंटायर, जो मतलब लोग हैं ना, मतलब अपनी, मतलब लोगों ने अपनी जॉब चली गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो एक 375 375 पर डे एक मिनिमम वेज मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द अनूप, आपके सत्यापति कमेटी थे, उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि 375 पर डे लोगों को मिलना चाहिए। लोगों को इतना ही पैसा नहीं मिल पा रहा है। 23 करोड़ जो इंडिविजुअल है पुश द बिलो देयर मिनिमम अर्निंग, कि जो मिनिमम अर्निंग 375 है उससे नीचे पहुंच गया है। जो पॉवर्टी रेट है इन रूरल एरिया इंक्रीज हो गया 15%, ठीक है ना। इन अर्बन में कितना हो गया, 20% इंक्रीज हो गया है। तो ये कुछ सर्वे की हैं, अगर आपको याद रख सकते हो तो याद रख लेना कि 20% पुअर हो गए हैं इंडिया में। जो 375 रुपये अकॉर्डिंग टू जो अनूप कमेटी थी उनके अकॉर्डिंग मिलने चाहिए, वो मतलब लोग उसके नीचे चले गए हैं 23 करोड़। 15% जो पॉवर्टी में पहुंच गए हैं रूरल वाले, और 20% जो अर्बन में पहुंच गए पॉवर्टी के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर हमने कुछ काम किया है, जैसे क्या, जैसे राइट टू फूड कैंपेन थी एक, और सेंट्रल इक्वलिटी स्टडी की गई है अंडर द बैनर ऑफ हंग्री वॉच। तो हंग्री वॉच किसने चलाया, राइट टू फूड कैंपेन और सेंट्रल फॉर इक्वलिटी स्टडीज़ की गई है। उसमें सर्वे कंडक्ट कराया गया 4,000 घर का 11 स्टेट अक्टूबर में। तो क्या पता लगा है कि लोगों में जो प्रॉब्लम है, रूरल और अर्बन में दोनों में कराया गया सर्वे में, क्या पता लगा है जो सिचुएशन है, सिचुएशन किसकी, जो मतलब कि डेली वेजेस वर्कर है, सिंगल वुमेन हाउस होल्ड है, पीपल विद इन द डिस्पेरिटी, उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गई है, ठीक है ना। 1/3 ऑफ द रूरल रिस्पॉन्स इन अक्टूबर, रूरल जो एरिया 26% है नो इनकम, कि जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके पास 26% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सोर्स ही नहीं रहा इनकम का, और 30% जो है वो अर्बन एरिया में। तो आप देख सकते हो अर्बन की जो हमने ओवरऑल निकला, अर्बन की सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, क्योंकि शहर में खर्चा ज़्यादा रहता है, गाँव में इतना खर्चा नहीं होता। फिर लोग बहुत दयालु होते हैं, लोग आपस में देते हैं, भाई ले जा 1 कुंटल धान ले जा, ये ले जा, अभी घाई चल रही है कि मतलब वीट की फसल आई है तो दे देते हैं लोग। तो गांव में थोड़ा कम इम्पेक्ट पड़ता है इन कम्पेयर टू अर्बन। अर्बन में रहने के लिए आपको रेंट भी पे करना है, चीज़ें भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, तो अर्बन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये सारी बात की गई। जो 60% ऑफ मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, 50% जो दलित हैं वो उन पर ज़्यादा चीज़ों पे गया, और 58% जो ओल्ड पीपल हैं उन पे ज़्यादा मतलब बर्डन गया। तो इसमें चीज़ें बताई गई। तो मुस्लिम जो है, माइनॉरिटीज़ जो है, उन पे थोड़ा ज़्यादा बर्डन गया। तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं। फिर इसमें कुछ डाटा बताए गए, जैसे आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। इसमें बताया कि 75% रूरल पॉपुलेशन है और 50% अर्बन पॉपुलेशन, वो डिपेंड हो गया है मतलब पीडीएस सिस्टम पे, जो आपको 5 किलो अनाज मिल रहा था उस पर डिपेंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद जो बर्डन इंक्रीज़ हुआ है वो किस पे, हमने उसके लिए क्या किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना भी चलाई थी। मैंने दोनों मिनिस्ट्री के अलग अलग आपको पढ़ाई हुई है। ये रही अन्ना योजना, ये हमने स्टार्ट की थी एक्सट्रीमली पुअर पर्सन के लिए। जो 56% जो NFS से कार्ड वाले हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो राशन कार्ड होता है, वो अर्बन में 27% है, और 36% जो अर्बन एरिया डिड नॉट हैव एनी राशन कार्ड।
ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नहीं है। फिर 47% इंक्रीज़ हो गया है पर्सन जो वर्कलोड है ना, मतलब जो पर्सन जो है मतलब मनरेगा के अंदर रजिस्टर्ड कराते थे वो 47% इंक्रीज़ हो गया, यानी कि देख सकते हो नियर अबाउट 50% लोग जैसे 100 लोग काम कर रहे थे पहले, अब वो एकदम से 150 लोग हो गए हैं, 50 लोग और आ गए हैं। वो क्यों हो गए? अब शहर में काम नहीं मिल रहा, गाँव में जाएंगे तो काम करेंगे। इसमें क्या होता है कि 100 डेज वर्क मिलता है आपको नियर बाई प्लेस में, या आपको सरकार बोलती है कंपलसरी, अगर आपको वर्क नहीं मिलेगा विद इन 15 डेज में, अगर कोई वर्क नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाते हैं। ऐसा इसके कानून में लिखा है, रियल में मिलता है नहीं मिलता वो आपको पता होगा। तो हमें क्या पढ़ना है? पीडीएस सिस्टम, हम एक इस तरह से पीडीएफ सिस्टम कवर करेंगे। तो हम आते हैं अपने बेसिक नोट्स पे। जो पीडीएस, आज हम पूरा पीडीएस सिस्टम पढ़ेंगे। देखो ये भी जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, आप पढ़ोगे ना खोल के, जैसे आप जीएस पेपर 2 खोलोगे उसमें पीडीएस अलग लिखा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग ही टॉपिक होगा। तो अब आप पूरा ये टॉपिक कवर कर लेंगे, इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक। तो पीडीएस क्या है? एक तरह से फूड सिक्योरिटी सिस्टम है। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं की स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किसकी है? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके अंदर जो आपको फूड ग्रेन प्रोवाइड करवा रही है वो किस स्कीम के अंडर करा रही है तो अम्ब्रेला स्कीम तो वही होगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पर जो आपको ग्रेन मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो वो कौन चला रहा है? वो चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कि थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये चीज़ स्टार्ट की थी। दोनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? पिक्योर खरीदना, उसे स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, बल्क एलोकेशन देना स्टेट को, कि जहाँ जहाँ वो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, वो सस्ता गल्ले की दुकान बोलते हैं, फिर आपको राशन दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? उसे खरीदेगी, स्टोर करेगी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करेगी, स्टेट के पास भेजेगी, स्टेट के पास भेज देगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है? वो आइडेंटिफाई करेगा एलिजिबल फैमिली किसके पास राशन कार्ड है, इशू करेगा राशन कार्ड को, और सुपरविजन करेगा कि वो दुकानों पे सही बिक रहा है नहीं बिक रहा। तो पीडीएस में क्या क्या चीज़ होती है? जैसे आपका नेमली आपका वीट होता है, राइस होता है, शुगर होती है, कैरोसिन। शायद कैरोसिन अब बंद कर दिया गया है, आप देख लेना किसी किसी स्टेट में दिया जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन का इशू था, बहुत सारे इशू थे इस वजह से। क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट की है ना, तो गैस देंगे, तो कैरोसिन क्यों देंगे? कैरोसिन तो आग जलाने के लिए देते, तो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो हम ये कहीं कहीं स्टेट में बंद कर दी गई कैरोसिन वाली। उसके बाद है इवोल्यूशन कैसे हुआ इस सब चीज़ों का। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ ना, ये सबसे ज़्यादा जो डेडली वॉर थे, सिविलियन सबसे ज़्यादा मारे गए थे, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मारे गए। तो याद रखना सबसे डेडली कौन सी थी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जैसी वार हुई, लोगों के पास खाने की कमी आ गई, इम्पोर्ट हमने करना स्टार्ट किया फूड ग्रेन का, ठीक है, लोगों को खाना देना स्टार्ट किया, पीडीएस सिस्टम हम लेके आए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पर ये इनफॉर्मल ही था, कोई फॉर्मल चीज़ों से हम नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए एक्सपेंड किया गया 1960 तक देंगे। उसका रिस्पॉन्स द फूड शॉर्टेज हमारे पास होना स्टार्ट हो गया, तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। जब फूड देना आपने स्टार्ट किया, शॉर्टेज ऑफ फूड लगने लगा आपको, तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेटअप किया। एफसीआई टू इम्प्रूव द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, और अच्छे से वो लोगों से खरीदे, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ताकि अच्छा मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो 1970 पीडीएस हैव इवॉल्व द यूनिवर्सल स्कीम फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सब्सिडी फॉर फूड, तो ये स्टार्ट किया गया। तो मतलब इनफॉर्मल वे में चल रहा था बस ऐसे ही। फिर टिल 1992 पीडीएस वॉट जनरली मतलब कि एनलाइटमेंट स्कीम फॉर ऑल द कंज्यूमर विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट, कोई टारगेट नहीं था इसका, एक जनरलाइज तरीके से लोगों को चीज़ें दी जा रही थी। फिर हम क्या लेके आए 1992 में, देखा कि इसमें बहुत धांधलेबाजी भी हो रही है, करप्शन हो गया, तो इसमें रिवैम किया हमने, रिवैम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लेके आए, वो लॉन्च किया हम 1992 में, स्ट्रेंथ करने के लिए पीडीएस सिस्टम को इम्प्रूव हो जाए थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा मतलब कि उसे मतलब फॉर्मलाइज चैनल में लाना स्टार्ट किया। फिर 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फोकस ऑन द पुअर। अब इस पे आ गया फोकस ऑन द पुअर, कि पुअर पे फोकस करना है। जो इसमें जो टारगेट थे वो कौन कौन थे? इसमें दो कैटेगरी थी, एक तो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग थे, जो गरीब थे, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन के आते हैं बीपीएल, उनके एक अबव द पॉवर्टी लाइन थे एपीएल वाले, दो तरह के हाउस होल्ड हमने चूज़ किए। तो हमने देखा कि चलो ठीक है, पर लोग ऐसे भी थे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पर उन्हें भी फूड नहीं मिल पा रहा था ढंग से, क्योंकि गरीबों में गरीब और लोग भी थे, उनके पास नहीं सुविधा पहुंच पा रही थी। तो हमने उनके लिए क्या स्टार्ट किया? अंत्योदय अन्न योजना। क्या स्टार्ट किया? अंत्योदय अन्न योजना। उसमें क्या था कि जो एम था, जो रिड्यूसिंग द हंगर का, पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ द बीपीएल, जो मैंने कहा ना पुअर होके पुअर होंगे, उनको हमने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। ये लॉन्च की गई 2002 में लॉन्च की गई,
ठीक है ना। इसमें क्या गया, सैम्पल सर्वे कराया गया कि पॉइंट किया गया कि 5% टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री स्लीप विदाउट 2 स्क्वायर मील्स, में 2 दिन का खाना भी नहीं मिल पाता है। इन ऑर्डर टू मेक द TPDS जो बनाया था, फोकस टारगेटिंग टूवर्ड द कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना, जो गरीबों में गरीब थे, वन ऑफ द कोर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली। कोर मतलब जो गरीबों में गरीब थे। तो हमने ये स्टार्ट किया, ये चलती हुई आ रही थी। फिर 2013 में इलेक्शन भी थे, वो भी बोल सकते हैं, तो पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है। देखो इसके अंदर क्या था, फूड तो मिल रहा था सबको, पर ये कंपलसरी नहीं था कि लोगों को मिले या ना मिले, ख़त्म हो जाता तो लोगों को नहीं मिल पाता था। पर उसके बाद क्या स्टार्ट किया गया, ख़त्म हो जाएगा तो नहीं मिल पाता था। फिर गवर्नमेंट क्या ले गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंदर क्या है, राइट टू फूड, एक जस्टिसेबल राइट आपका। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपका राइट में ऐड कर दिया गया। फिर इसके वाले सबको खाना मिलेगा, कोई भूखा नहीं सो पाएगा। तो एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से लीगल कर दिया हमने किस चीज़ को, TPDS को। अगर खाना नहीं मिलता, राइट टू फूड आपका आपका जस्टिसेबल राइट है, यानी कि आप कोर्ट वोट में डायरेक्ट जा सकते हो अगर आपको खाना नहीं मिलता है। तो ये PDS सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, मैंने आपको ऊपर बताया सेंट्रल स्टेट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर इसमें फूड कैसे खरीदा जाता है, MSP होती है ना, जैसे वीट की MSP निकाली, तो सेंट्रल क्या करता है, इशू करता है MSP। तो क्या करता है, उसे खरीद लेते हैं, सेंट्रल खरीद लेगा MSP पे, उसके बाद सेल करेगा उसे स्टेट को, स्टेट में भेजना है ना उसे, फिर सेल करेगा। तो सेंट्रल इशू प्राइस, उसे क्या बोलते हैं, जब स्टेट को सेल करते हैं उसे सेंट्रल इशू प्राइस बोलते हैं। जैसे 100 रुपये में सेंट्रल ने खरीदा, अब सेंट्रल को कम पैसे में देना है, किसको, स्टेट को देना है फूड, कि वो डिस्प्यूट कर सके, तो उसे 50 रुपये में दे देंगे। तो MSP और सेंट्रल इशू प्राइस वो डिफरेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि स्टेट बियर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट द फूड ग्रेन फ्रॉम देयर गोडाउन, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब जब स्टेट के पास पहुंचेगा फिर वो सेंड कर देंगे। देखो फार्मर से खरीदा, फिर सेंट्रल के FCI सेंटर में गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ से कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया, वहाँ से कहाँ भेज दिया, फेयर प्राइस शॉप पे, जो सस्ता गले की दुकानें जो होती हैं यहाँ से आप लेके आते हो, फिर बेनिफिशियरी मेरे पास आ गया। इसमें क्या है कि प्रोक्योर MSP एलोकेट जो हुआ, मतलब जो सेंट्रल से स्टेट के पास गया सेंट्रल इशू प्राइस पे गया, फिर उससे कम होता है ये दुकानों पे जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका अलग प्राइस होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल इशू प्राइस, सेल गेन एट द रेट ऑफ सेंट्रल इशू प्राइस। तो वही सेंट्रल डिसाइड करता है, लोगों के पास पहुंच जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योरिंग द फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, स्टेबल करना है फूड प्राइस को, ज़्यादा महंगे ना बढ़े, बफर स्टॉक को मेंटेन रखना है, सब चीज़ों को रिडिस्ट्रीब्यूशन गेन, इन सब चीज़ों की सप्लाई को मेंटेन रखना है। इशू क्या, इशू बहुत बड़ी चीज़ है कि लार्ड जो है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर क्या होता है कि जिनको ज़रूरत है कार्ड की उनको मिल नहीं रहा, जिनको ज़रूरत नहीं है उनके पास राशन कार्ड बने रखे हैं। तो वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर होता है कि बाहरी और अंदरूनी उसमें कमी है। कि एरर क्या, 60% जो एरर है एक्सक्लूजन, 25% इंक्लूजन, जो बेनिफिशियल उनको नहीं मिल पा रहा। मिस क्लासिफिकेशन है पुअर और नॉन पुअर में। ये लीकेज ऑफ फूड ग्रेन, भाई दिखा देते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, वो पता है मार्केट में बिकते हुए दिखा है मैंने, वहाँ से फूड आएगा मार्केट में बिक जाता है, लोगों को मिल नहीं पाता। इशू विद प्रोक्योरमेंट की वन ओपन एंड प्रोक्योरमेंट है, ऑल द इनकम ग्रेन एक्सेप्ट इन द बफर स्टॉक, मतलब इशू होता है, आप बेचने जाते हैं किसान मंडी में तो वो इशू होता है। इशू विद शॉर्टेज, परफॉर्मेंस ऑडिट किया हुआ था, कैग ने ऑडिट किया था, शॉर्टफॉल ऑफ गवर्नमेंट शॉर्टेज कैपेसिटी, ये सब उसमें चेक किया गया था। अनाज सड़ रहा है कि गवर्नमेंट ने अनाज तो खरीद लिया, रखने की फैसिलिटी नहीं है उसके पास, तो अनाज सड़ता था, बारिश पड़ गई तो वो वैसे बहता था, तो वो एक इशू था। फिर प्रोविजन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज द फार्मर टू डाइवर्ट द लैंड प्रोड्यूसिंग कोर्स। अब आपने पता लग गया आपको 100 रुपये इस फसल के मिलने ही मिलने हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहा हूँ, तो किसानों ने क्या किया, जो और भी क्रॉप होते थे उन्होंने वो छोड़ के क्या स्टार्ट किया, बस वीट लगाएंगे, राइस लगाएंगे। तो उससे क्या होता है, जैसे ये वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स हैं, जैसे राइस वाइस हो गया, तो इससे क्या होता था, मतलब कि और क्रॉप नहीं लगाते, 2-3 क्रॉप बोते रहते थे, तो उससे क्या होता है कि लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, वाटर की शॉर्टेज पड़ती है, जैसे पंजाब हरियाणा में आपने देखा होगा, वेस्टर्न यूपी में भी देखा होगा। तो डिस्करेज कर दिया कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो अच्छा होता है सॉइल के लिए, वो लोगों ने कम करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या, इन्वायरमेंटल इशू होने स्टार्ट हो गए कि रैपिड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन स्टार्ट हुआ, सॉइल वाटर कंडीशन पुअर हो गई, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर पंजाब हरियाणा में, और वेस्टर्न यूपी में काउंट जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली। फिर PDS में कुछ रिफॉर्म लेके आए, इसमें रोल ऑफ आधार को ऐड कर दिया। अब आपने देखो POS मशीन होती है, तो आप क्या करते हो, आधार का आप अंगूठा लगाओगे तभी आपका उसमें खुलेगा कि आपको मिल गया, आपको मैसेज भी आएगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत डुप्लीकेसी जो फेक सिस्टम चल रहा था ना, आपके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो उसमें एरर थे, वो सबको थोड़ा बाहर किया गया। टेक्नोलॉजी बेस बनाया, वर्धा कमेटी ने भी ऐसा बोला था, पॉइंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फाइंड किया सर्टेन स्टेट हैड इम्प्लीमेंट द कंप्यूटराइजेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन TPDS, वो लोग स्टार्ट किया गया। फिर यूनिवर्सल PDS दिया गया तमिलनाडु में, मतलब कि आपकी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी IT मेजर लिए गए कि SMS आपको मॉनिटरिंग होगा। अगर आपका अनाज किसी ने ले लिया, आपके पास SMS आया, आप जाओगे भाई मैंने तो अनाज लिया ही नहीं, किसको दे दिया तूने मेरा,
तो इस तरह से एसएमएस आपके पास आई, जब पैसे निकलते हैं अकाउंट से, वो सब चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ रिफॉर्म किए गए, जैसे अलाउ कर दिया ऑनलाइन एंट्री वेरिफिकेशन प्रोग्राम, किस किस स्टेट में ये दिखा, इतना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल क्या लिए, कंप्यूटराइज क्या लिए गए, फिर डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक बैलेंस कितना है वो थोड़ा ऊपर के बेस पे, ट्रक आ रहे हैं कि सही टाइम पे, उन्होंने जीपीएस सिस्टम फिट कर दिया। इशू ऑफ स्मार्ट कार्ड, प्लेस ऑफ राशन कार्ड, अब स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे हैं वो एटीएम टाइप के, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में और भी स्टेटों में, तो अच्छा हो रहा है। बायोमेट्रिक अच्छे तरीके से उसके अंदर सेव है। यूज़ ऑफ जीपीएस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, मूवमेंट, ट्रक कहीं से चला, ट्रैक करा तो वो बीच में कहीं गायब तो नहीं हो गया, वो सब सिस्टम है। एसएमएस बेस आपके, जब आप ले लोगे तभी एसएमएस आएगा 5 किलो राशन ले चुके हैं इस मंथ का, वो। फिर यूज़ वेब बेस्ड सिटीजन पोर्टल स्टार्ट किए गए, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप शिकायत कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में किया गया, ऐसे पूरे पैन इंडिया में होना चाहिए। अब पीडीएस वर्सेस कैश ट्रांसफ़र, एक इस बात उठी थी, अनाज पे अनाज ना देके आप लोगों को पैसा दे दो, कि जैसे 20 रुपये किलो केजी वीट है तो आप पैसा दे दो, अनाज मत दो, ठीक है ना, ऐसी बात उठी। पर उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेज दो, तो रिड्यूस हो जाएगा। ये ह्यूज फिजिकल मूवमेंट है ना, फूड गिरेंगे, पहले खरीदेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर ये, एक तो ये रुक जाएगा। फिर ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी। कंजप्शन बास्केट, कंजप्शन बास्केट क्या होता है भाई, उसका मन तो नहीं है आज रोटी खाने का, उसका मन तो आज पिज़्ज़ा खाने का जो 20 रुपये का आता है, क्या पता वो खा ले। तो कंजप्शन जो बास्केट होती है, मतलब वैरायटी उसके सामने आ जाएंगी, कि आज का मन नहीं है वीट खाने का, 20 रुपये उसके मिलते हैं डेली के हिसाब से, आज तो वो कुछ और खाएगा, दाल खाएगा, चावल खाएगा, तो एक तरह से वो बढ़ जाएगी। फिर मतलब कि वही इनहेंस द डाइवर्सिटी, लेने जो मन करेगा वो लेगा। रिड्यूस लीकेज, जो लीकेज हो रहा है वो कम हो जाएगा। फिर बेटर टारगेटिंग हो जाएगी। फिर आपको पता होगा ना, ये 52 करोड़ लोग हैं, इनके अकाउंट में पैसा जाना, सीधा अकाउंट में पैसा पहुंच गया, सबके अकाउंट में पहुंच गया। अब 52 करोड़ में 30 करोड़ लोग क्या करते हैं, अनाज लेते हैं, 20 करोड़ लोग को नहीं मिल पाता है, तो एक तरह से वो भी सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो बेटर टारगेटिंग होगा, जितना आपने टारगेट किया सबको मिलेगा। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब आपका खाता डायरेक्ट बेनिफिट से कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट होगा तभी तो जाएगा, तो लोगों को क्या होगा, लोग अकाउंट खुलवाएंगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। अब अकाउंट खुलवाएंगे ये तो नहीं है, लोगों का अकाउंट सोचेंगे चल थोड़े बहुत पैसे बैंक में भी रखता हूँ, तो आपका क्या बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, एक बार एटीएम कोई बताएगा, फिर आप खुद चलाना आ जाएगा चीज़ों का, तो इस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज होगी। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं पीडीएस के। एक तो बेनिफिशियरी मिलता है, इन्फ्लेशन होता है, प्राइस वोलेटिलिटी ना मार्केट से महंगा ना हो जाए। फिर लो ऑफ टेक फूड ग्रेन फ्रॉम ईच ऑफ द हाउस, कम लेते हैं। फिर इंश्योर द इंटीग्रिटी फूड सबको मिल रहा है, गेन ओनली, मतलब इसमें ग्रेन ही मिलता है, अनाज बना। फिर हाई लीकेज की प्रॉब्लम है इसमें, कि वेल डेवलप नेटवर्क ऑफ जो आपके फेयर प्राइस शॉप होती हैं, इंश्योर द एक्सेस टू फूड ग्रेन की रिमोट एरिया, कि आपके गांव के कोने तक भी आपको सस्ता गल्ले की दुकान मिलेगी, फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। इसमें एडल्ट्रेशन ऑफ फूड ग्रेन, एडल्ट्रेशन क्या होता है, मतलब कुछ नहीं हो पाता, लैक ऑफ वेरिएबिलिटी, फाइबर प्रोसेस, लो मार्जिन, तो उनमें भी एक तरह से वेरिएबिलिटी है, मतलब ये कभी नहीं है अनाज, कभी है। अब कैश ट्रांसफर के क्या इशू और डिसएडवांटेज है, कि कैश इन हैंड होगा तो पुअर इंक्रीज देयर चॉइसेस। फिर वो क्या करेंगे, कैश उनके पास हो तो चॉइस होगी, आज ये खाना है, आज वो खाना है, इसके एडवांटेज है। कैश में रिलीव द फाइनेंशियल कंसर्न फेस बाय द पुअर, मेक इट पॉसिबल फॉर द थ्रेट सोसाइटी एंड एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब वो अपने से यूज़ कर सकता है, सोसाइटी को उसको हार्म नहीं पहुँचाएगी। जब भगा देते हैं ना, भाई हमारे पास अनाज नहीं है, भाग जा, तो उसके बाद अकाउंट में पैसे आ गए उसके, अब तो कहीं से भी आकर निकलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द कैश ट्रांसफर प्रोग्राम में बी सिग्निफिकेंटली लेसर देन द अदर स्कीम, पोटेंशियल टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ये सब चीज़ें। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कैश कैन बी यूज बाय नॉन फूड, वो दारू पिएगा, वो ना खरीदे अनाज, दारू पी के पड़ा रहे, घर वाले पड़े हैं। फिर रिसिप्ट टू द प्राइस वोलेटिलिटी और इन्फ्लेशन, मतलब जब पैसा सबके जेब में होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। देर इज ए पुअर एक्सेस टू बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस इन द सम एरिया, देर इज ए पुअर एक्सेस टू बैंक, लोग नहीं जा पाते हैं, बैंक में नहीं जा पाते हैं, घबराते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब एक फूड कूपन भी चलता है, हमने पढ़ा भी पीडीएस, अनाज दे दो, कैश दे दो, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो बैंक में। एक होता है फूड कूपन, ये आप देखोगे अमेरिका जाना, यूरोप कंट्री जाना, वहाँ गरीबों को फूड कूपन दिए जाते हैं, कि आपकी 100 रुपये का कूपन है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने रुपए का कूपन है वो मंथली हिसाब से डिसाइड होता है, कि कितने रुपए एक आदमी को खाने में लगते हैं एक महीने में, उसके हिसाब से। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, 375 रुपये किस कमेटी ने बताया, आपको कमेंट में बताना है, मैंने एडिटोरियल में आपको पढ़ाया था। 375 रुपये डेली का आपने कूपन दे दिए डेली उसको, तो हाउस होल्ड गिव द फ्रीडम टू चॉइस देयर बाइंग फूड। फूड कूपन को वो ऐसे यूटिलाइज करते हैं जैसे उनका फूड कूपन, वो अगर उन्हें मैकडी में खाना है, या फिर उन्हें कहीं स्टब कहीं भी खाना है, उन्हें मैकडी में खाना है, कहीं भी खाना है, तो पैसा नहीं देते, फूड कूपन देते हैं। वो मैकडी वाले फूड कूपन गवर्नमेंट को देते हैं, वहाँ से कैश ले ले, अपना पैसा ले लेते हैं।
तो इस टाइप का होता है कि फूड कूपन हो, तो इससे एक फ़ायदा होगा। जैसे आप नॉन चीज़ों में यूज़ करते हो ना, जैसे आपने नॉन फूड चीज़ की दारू खरीद ली, तो आप दारू नहीं खरीद पाओगे उस फूड कूपन से, उस फूड कूपन से आप खाना ही खरीद पाओगे। ये है एक सिस्टम। इंक्रीज द इंसेंटिव फॉर द आपके कॉम्पिटिटिव प्राइस, एश्योर द क्वालिटी ऑफ फूड आपको मिल रहा है, ग्रेन मिल रहा है, जैसे पीडीएस स्टोर से आपको मिल रहा है, अगर फूड आपके पास सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें। प्रॉब्लम क्या है फूड कूपन में? फूड कूपन आर नॉट आपके इंडेक्स फॉर द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो इनसे ही बढ़ेगी, जब पैसा होगा मार्केट में जाएंगी, भले से वो एक तरह से पैसा ही है, फॉर्मल चैनल नहीं है, तो पैसा ही एक तरीके से, तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या होता है कि राशन शॉप गेट फुल फूड ग्रेन फ्रॉम देयर पुअर, नो इंसेंटिव टर्न टू द पुअर अवे। फिर यही है फूड प्रॉब्लम। आप ये सोच लें पीडीएस की तरह ही है, पर इसमें क्या होगा, जो चीज़ें हैं कि आप फूड ही खरीद पाओगे और कुछ चीज़ नहीं खरीद पाओगे उस चीज़ से, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। उसके बाद आता है आपका वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे? पीडीएस इज ओनली द बिगेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है इतनी बड़ी जनसंख्या को खिला रहा है, अमेरिका की 32-33 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, इससे ज़्यादा हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम में लोग खाना खाते हैं। हेल्पिंग फार्मर टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब लोगों को वीट कहीं से तो आएगा, तो फार्मर को वो एमएसपी पे खरीदते हैं, तो उसको फ़ायदा मिलता है। तो इफेक्टिव हमें इनहेंस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहिए कि लोगों को पास घर तक पहुँच पाए ये चीज़ें। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं क्या बता रहा था आपको? मैं बता रहा था आपको कि घर तक पहुंच पाए, पीडीएस सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, ये चीज़ें घर तक आपके डिलीवर हो जाए। एक मिनट, तो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम फूड ग्रेन में, यही है सारी चीज़। इंक्रीज द इंसेंटिव ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्राइस, पैसा होगा तो बढ़ सकता है, आप खुद सोचते हैं कि ये चीज़ आप याद नहीं करने की होती, ये चीज़ आपको खुद सोचने की होती है। फिर आपको पीडीएस सिस्टम एक बिगेस्ट है, हम पहले थोड़ी इच्छा मतलब बताएंगे बिगेस्ट स्कीम है। देखो वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में क्या अंतर होता है? कंक्लूजन होता है जो आपने ऊपर सब एक्सप्लेन किया ना, उसको थोड़ा एक कंसोलिडेट करना, एकदम से बता देना क्या क्या और करना चाहिए। वे फॉरवर्ड होता है आपको क्या क्या और बढ़ाना चाहिए, जिसमें क्या है कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो सॉल्यूशन है उसको और एडवांस बनाना चाहिए, मतलब कि एविडेंस फॉर मोर स्टेट सक्सेस टूवर्ड द सेम, और स्टेट आए। फिर एक आरबीआई की, मतलब स्टेट फाइनेंस की, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, एडवाइस किया था स्टेट को, प्लानिंग टू शिफ्ट द कैश ट्रांसफर टू बी कॉशन में इफेक्टिव माइग्रेंट। जो माइग्रेंट है उनको पीडीएस मत दो, मतलब अनाज नहीं मिल पा रहा तो उन्हें क्या करो, इफेक्टिव मतलब उन्हें क्या, कैश ट्रांसफर दे दो। तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में हाईलाइट किया गया था नीड ऑफ मोर क्वेश्चन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल रिप्लेसिंग अ सब्सिडी पीडीएस सप्लाई विद द डीबीटी। आपको क्या करना होगा, देख ये डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात चल रही है, जहाँ पे पॉसिबल है आप लोगों को पैसा प्रोवाइड कर दो, तो ये सब चीज़ों की बात की गई थी। फिर क्या, सोशल ऑडिट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, जैसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कोऑपरेटिव हैं, एनजीओज हैं, इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ पीडीएस सिस्टम, ग्राउंड लेवल ये वर्क करना चाहिए। फिर बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड। बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड क्या होता है कि जैसे आपको वीट दिया गया, कि आपको आपको क्या दिया गया, राइस दिया गया, उसमें क्या कर दो, उसको मतलब फोर्टिफाइड कर दो, तो कुछ विटामिन मिनरल ऐड कर दो, तो खाने के साथ उसे मिलते रहे, तो ये सब चीज़ों को माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आपको 3-4 चीज़ याद रखनी है। एक तो आरबीआई नहीं बोला, जो माइग्रेटिंग वर्कर है वो, टेक्नोलॉजी का अकाउंटेबल और उसमें इन्हेंस कर दो, और भी स्टेट अप्लाई करें। वेलफेयर की बड़ी स्कीम है, तो अच्छी तरह मतलब अफोर्डेबल खाना मिल सके। सर्वे ने भी बोला है कि आपको सप्लाई करना है, मतलब सप्लाई विद डीबीटी के हिसाब से आपको करना चाहिए। फिर सोशल ऑडिट अच्छे से होना चाहिए, बायो फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड होना चाहिए। तो हम आते हैं अपने हिंदू के ऊपर। तो हमने जो पढ़ा, जो हमने न्यूज़ पे था, हमने पढ़ा ये वाला, ये वाला पूरा पोर्शन कवर कर लिया। अब आता है एड टेक नीड इथिक पॉलिसी। एड टेक क्या होता है ना, अभी आपने पेंडेमिक चल रहा है, आपने देखा होंगे नए नए ऐप आ गए हैं कि ये ऐप किसका है, ये ऐप जी बाईजूस का है, ये ऐप मेदांता का है, ये ऐप फलाने का है, ये ऐप आपका आकाश का है, ये ऐप इसका है। तो ये क्या है, ये एड टेक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों की जो प्राइवेसी है ना स्टूडेंट की, वो ये ऐप चुरा रहे हैं। ऐप चुराने के बाद क्या कर रहे हैं, डाटा तैयार कर रहे हैं, किस बच्चे को कैसी थिंकिंग है, क्या चीज़ है, उस डाटा को एनालाइज करके ये और चीज़ों को मतलब लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से ये प्राइवेसी है। इसमें सारे में क्या बोला गया है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक कंसर्न्स होना चाहिए स्टूडेंट का भी, उसके पेरेंट्स का भी रिटन फॉर्म में कंसर्न्स होना चाहिए। आप ऐसे उसके एथिक्स मॉरलिटी के साथ नहीं खेल सकते। इसमें यही बात की गई है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन एजुकेशन कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये है, एथिक पॉलिसी ऑफ द स्टूडेंट
इनके साथ खेला जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई है। कि जनरल जो डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है इन द यूरोपियन इमेजिंग एंड द प्राइवेसी ऑफ द स्टूडेंट हु आर नाउ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पेंडेमिक टाइम पे जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, क्लासरूम बढ़ गए हैं। तो ये सब चार चीज़ों की बात करेगा। जो ऐप है कलेक्ट करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा फ्रॉम द लर्निंग थ्रू द गैजेट दैट द स्टूडेंट यूज़। वो कुछ भी दबाता रहता है तो उससे कुछ भी वो चीज़ें ट्रैकल कर लेते हैं। जैसे आपने फेसबुक को देखा होगा, फेसबुक ने पहले आपका डाटा चुराया, मतलब ऐसा इसमें बोला है कि डाटा चुराया, फिर मैनिपुलेट किया कि जो जैसे बीजेपी के मैं बीजेपी का हूँ या फिर मैं स्विंग पॉपुलेशन हूँ। स्विंग पॉपुलेशन कौन होती है, उसको मतलब वो देख के देखती है कि किसके ऊपर वोट देना चाहिए। अगर मुझे पता लगा ये स्विंग पॉपुलेशन है, ठीक है ना, ये चेंज हो सकती है अगर इन्हें हमें बीजेपी के खिलाफ चीज़ें दिखाएं या कांग्रेस के खिलाफ चीज़ें दिखाएं। मैं पर्टिकुलर पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। इट इज़ ए एजुकेशन राइट में आता है। तो किया तो उन्हें पता लग जाएगा ये 50 लोग हैं जो स्विंग पॉपुलेशन है, जो बीजेपी को फेवर भी नहीं करते और कांग्रेस को फेवर नहीं करते। उसके बाद डाटा आ गया फेसबुक के पास, क्योंकि आपको फेसबुक से बहुत सारी चीज़ चुराई जा सकती है, माइंडसेट चेक किया जा सकता है। तो क्या करेगा, उसे कांग्रेस वाले पैसा देंगे कि आप ये करो, 50 लोगों को इन्फ्लुएंस करो हमारे साइड। तो उनकी जो फेसबुक चैनल पे ज़्यादा न्यूज़ आएंगी कांग्रेस की फेवर वाली आएंगी, बीजेपी के एंटी वाली आएंगी, तो उनका माइंडसेट चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो यही है फिर रिसर्च एंड डीलिंग, मतलब सारी चीज़ में यही बात की गई है। इतना नहीं है, बस आपको एक पॉइंट में आपको लिख देना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका स्कूल टीचर नहीं है, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रिसर्च ऑफ अंडरटेकिंग, क्या वो रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो डाटा तैयार कर रहे हैं, क्या पता वो हमारे वाली आने वाली एजुकेशन पे हार्म पहुँचा दे, डाटा वो तैयार कर रहे हैं। इतना एट्रेक्टिव बता दें कि फिजिकल लोग पढ़ना ही बंद कर दें, सब ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दें, मोनोपोली क्रिएट कर लें। तो ये सब चीज़ों की बात की गई। फिर डीआरडीओ ने एक ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, आपको याद है ना, हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए, ठीक है ना। 1.5 लाख यूनिट ऑफ ऑक्सीकेयर सिस्टम डेवलप बाय द डीआरडीओ। तो ऑक्सीकेयर सिस्टम इज डेवलप बाय द डीआरडीओ, आपको बस इतना पता होना चाहिए। फिर मोस्ट ऑफ द एनजीओ डू नॉट हैव एसबीआई अकाउंट। इशू क्या चल रहा है अभी, जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो विदेशों से फंड आ रहा है, तो हमने एक रेगुलेशन चैनल लगाया हुआ है कि कितना फ़ंड कैसे यूटिलाइज करना है, कितना फ़ंड आना चाहिए, गवर्नमेंट की कितनी परमिशन होनी चाहिए, फिर एसबीआई के अकाउंट में ही आना चाहिए, कंपलसरी है। जो हमारा एफसीआरए रेगुलेशन एक्ट बोलता है, वो मैंडेटरी बोलता है कि आधार बेस्ड होना चाहिए और दिल्ली में ही आपका अकाउंट खुला होना चाहिए एसबीआई बैंक में, पर्टिकुलर ब्रांच में, तभी आप विदेशों से फ़ंड ले सकते हो। तो पेंडेमिक टाइम चल रहा है तो विदेशों से फंडिंग आ रही है, मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए जो एनजीओ थे वो हाई कोर्ट में चले गए थे, गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसमें जो मेंशन है, दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए थे, कई जगह वो एनजीओ चले गए थे। इस टाइम पे पैसे की ज़रूरत है भारत को, पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने इतने रेगुलेशन एक्ट बना रखे टेम्पररी बेसिस पे, इसको क्या कर दो, हटा दो कि पैसा बाहर से आ जाए और एनजीओ अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे। तो यही हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो आपका एफसीआरए एक्ट है उसके बारे में अपने नोट से। तो रेगुलेशन ऑन द एफसीआरए एक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इशू किया था, एक रेगुलेशन गाइडलाइंस इशू की थी कि बैंक अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के ऊपर जो आपका एनजीओ होते हैं डोनेट रिसीव करते हैं जो इंडियन रुपीज़ में फ्रॉम एनी फॉरेन रुपीज़, इवन इफ द रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ सच डोनेशन सच बी ट्रीटेड फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या है, एक तो इंडिया में कोई है एनजीओ, पैसा आ रहा है इंडियन रुपीज़ में कहीं से भी, वो भी, और कोई फॉरेन एनजीओ वो इंडिया में है उस टाइम पे, जिस टाइम में पैसा आया तो किसके अंडर में आएगा, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंडर में आएगा, ऐसा बोला। अबाउट न्यू गाइडलाइंस क्या है कि वाइडिंग द स्कोप ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वाइड करना कैसे, रेगुलेशन, डोनेटिंग, सब चीज़ को चेक कर इंडियन रुपीज़ बाय द फॉरेन रिसोर्स इंक्लूडिंग द फॉरेन इंडियन, जो फॉरेन में इंडियन रहते हैं जैसे ओसीआई और पीआईओ कार्ड होल्डर हो गए, वो पैसा भेजते हैं इंडिया में, सबको क्या किया जाएगा, सबको फॉरेन कंट्रीब्यूशन में ऐड किया जाएगा। मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एफटीए, जो एफटीए होती है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, चेक करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, आपकी टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं हो रही, जो उसकी गाइडलाइंस है उसको मीट करना चाहिए। तो मीटिंग द स्टैंडर्ड जो है उनको चेक करना चाहिए, वो कहीं गलत जगह पे यूज़ नहीं हो रहा। एग्जिस्टिंग रूल क्या जो थे, मतलब कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग बाय द बैंक, ये मैंडेटरी आपको बैंक अकाउंट में आएगा। ऑल द बैंक टू रिपोर्ट द रिसिप्ट, उनको देनी होगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द एनजीओ, कि विद इन 48 आवर्स में आपके पैसा आया तो 48 आवर्स में बैंक को मैंडेटरी है वो रिसिप्ट गवर्नमेंट को बताना कि ये पैसे आए विदेश से। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में ऐसा हुआ था। प्रिस्क्राइब बैंक चैनल 2020 में क्या गया, सितंबर 2020 में क्या किया गया, फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन एक्ट था उसको पार्लियामेंट में पास किया गया, और उसमें पहले तो बैंक थे, ऑल द बैंक थे, अब इस बैंक को ऑल द बैंक खत्म करके उसमें क्या कर दिया गया, ये मैंडेटरी कर दिया गया, ऑल द एनजीओ रिसीव द फॉरेन फंड इन द आपके डेजिग्नेटेड मतलब बैंक अकाउंट एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच में होना चाहिए। तो सबके बैंक ब्रांच में एसबीआई में नहीं है,
ये प्रॉब्लम आई क्योंकि 2020 में ही किया गया। एक पेंडेमिक टाइम में जो पैसा अब आ रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सभी एनजीओ के मतलब डोनेशन है टू ओपन द डेस्टिनेशन एफसीआर एसबीआई में खोलना पड़ेगा या लिंक देयर अकाउंट वहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। रीज़न क्या है रेगुलेशन करने का, मतलब इतना टाइट करने का? क्योंकि उन्हें चेक कर सके जो मतलब प्रॉब्लम आ रही है, बोलते हैं कि फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, उस चीज़ को चेक करना। वेयर द रजिस्टर्ड एंड ग्रांट प्रायर परमिशन अंडर द, मतलब आपको परमिशन लेनी होगी और आपके इन्फ्लो हो रहा है एनुअली, आपको परमिशन लेनी होगी एनजीओ को कि आपका अगर चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही हैं। रिसेंटली जो आपके होम मिनिस्ट्री है सस्पेंडेड किए लाइसेंस ऑफ 6 एनजीओ हु आर एलीज इन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर द रिलीजियस कन्वर्जन। जो एक चढ़ते हैं ना, मतलब मिशनरी वर्क कर रही हैं, रिलीजन कन्वर्जन के लिए सब चीज़ें वर्क करते हैं, उनके जो अकाउंट है एनजीओ विदेश से पैसा आता है उनको एनजीओ के अकाउंट लाइसेंस सस्पेंड किए गए। डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी। अब पता है ना गवर्नमेंट की थ्रेट के लिए फंडिंग हो रही है बाहर से कि यहाँ पे हमला करवा दो इंडिया में, वे सब चीज़ें उसको कौन चेक कर? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस चीज़ को चेक करती है। जैसे खालिस्तान एक्टिविटी है उन सबको चेक करना है। देयर इज ए रेगुलेशन अंडर द इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो सब चीज़ों की यही सारी इसमें बात की गई है, ठीक है ना। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिमिटेड टू द फंडामेंटल राइट। जो एफसीआर है रिस्ट्रिक्शन है द सीरियस कंसर्न बोथ द राइट ऑफ द फ्री स्पीच एंड द फ्री ऑफ एसोसिएशन अंडर द आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिमिटेड करता है थोड़ा फंडामेंटल राइट। क्यों करता है? क्योंकि ये तो आपकी थ्रेट के ऊपर बात है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात है, आपके फॉरेन रिलेशन के ऊपर बात है, इन सब चीज़ों के। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो 2010 में था उसमें क्या आया था, हम वो पढ़ते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आएगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वो तो हमने पर चेंज देखे कि एक बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, आपको हर 48 आवर्स में बताना है कि आपके पास पैसा आया, सबको रजिस्टर्ड होना चाहिए, एनुअली जिनका पैसा आ रहा है उनको मतलब कि रिन्यू कराना है अपना लाइसेंस, ठीक है ना। इंडिविजुअल परमिट टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ एमएचए। हाउ एट द मॉनेटरी लिमिट एक्सपेक्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी लेस देन 25,000। अगर मैं इंडिविजुअली पैसे, मेरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये हेल्प करने के लिए, 25,000 तक होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर रिसिप्ट होनी चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, स्टेट पर्पस एट विच द कंट्रीब्यूशन हैड बी ऑब्टेन। आपने क्यों ऑब्टेन किया, आपने किस चीज़ की यूटिलाइज करना, वो होनी चाहिए। रिक्वायर रजिस्टर्ड देमसेल्फ एवरी 5 ईयर, आपको रजिस्टर्ड करना है। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 में हमने क्या क्या किया गया कि हमने प्रोहिबिट करा एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कैसे? द एक्ट बार इन द पब्लिक सर्वेंट फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग एनी पर्सन हु आर सर्विंग सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जो मतलब गवर्नमेंट के पे ही हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको प्रोहिबिट होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं कोई एनजीओ भी वर्क करता हूँ तो प्रोहिबिट कर दिया पब्लिक ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उस पर इफेक्ट आएगा, तो सब चीज़ों पे इफेक्ट आएगा। ये सब चीज़ों को उसमें देखा गया। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए नहीं होना चाहिए, उनके लिए उन्हें प्रोहिबिट किया गया इसके अंदर टू एक्सपेक्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। Transfer of the foreign contribution. The act is prohibit the transfer of the foreign contribution to any other person not registered to accept the foreign contribution. इसमें क्या किया गया है? जैसे आपका विदेश से पैसा आया और आपने उस पैसे को मतलब कि लिया और आपने फिर क्या कर दिया, वो अकाउंट मेरे अकाउंट से किसी और के मैंने ट्रांसफ़र कर दिया उस पैसे को, तो वो ट्रांसफ़र को प्रोहिबिट किया गया कि ट्रांसफ़र ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इट इज़ अ प्रोहिबिट अंडर दिस एक्ट। उसके बाद है आधार फॉर द रजिस्ट्रेशन। Aadhaar for registration. Act make a Aadhaar number of mandatory to all the officer who are directing the key functionary of the person receiving the foreign fund and the identification of document. जो registration of Aadhaar है, it is a mandatory for all the जो registration करवाएंगे आप चीज़ों में, किस चीज़ में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मतलब कराना आपको किस में है, आपको एनजीओ बनाना है, रजिस्टर्ड कराना है, फॉरेन फंड आपको रिसीव करना है, तो आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑल द ऑफिस बेयरर, डायरेक्टर एंड द की फंक्शनरी ऑफ द पीपल रिसीविंग द फॉरेन फंड। ये सब चीज़ें एफसीआर अकाउंट होगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया, ये एसबीआई ब्रांच जो न्यू दिल्ली में उसके अंदर ही आपका होना चाहिए। और रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फॉरेन फंड कंट्रीब्यूशन। अभी क्या करते थे, जैसे आपके पास 100 रुपये आए तो वो क्या करते थे, वो ऐसे दिखा देते थे 50% जो पैसा वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही खर्च हो गया। और आपको अब क्या करना है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको नॉट मोर देन 20% ऑफ द टोटल फंड, जैसा 100 रुपये आए तो 20 रुपये से ज़्यादा आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे नहीं दिखाना है। पहले लिमिट कितनी थी 50%, ये 50 दिखा देते थे, 50 हमने बता देते थे, वो सब चीज़ें। फिर सर्टिफिकेशन, दे अलाउड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट द पर्सन टू आपका सरेंडर दे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें की गई। वे फॉरवर्ड क्या गया, एक्सेस ऑफ द रेगुलेशन ऑन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन मे बी इफेक्ट, ठीक है ना, वर्किंग इन एनजीओ, मतलब अच्छे से वर्क करना चाहिए, वही सारी चीज़ें इसमें आपको वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, ये सब चीज़ों को इंक्रीज़ करना चाहिए। मोर
चीज़ों को लाना चाहिए कि ग्लोबली लेवल पे चीज़ें चल सकें, ठीक है ना। हम पर नाउ कोई शेयरिंग द रिसोर्स अकॉर्डिंग नेशनल बाउंड्री, हमारी इंटीग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए, ग्राउंड रूट पे जिस चीज़ के लिए पैसा उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसमें यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो न्यूज़ आती है आई कम बैक टू आवर हिंदू न्यूज़पेपर, जो पहली न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है, अब आता है इकोनॉमिक सेक्शन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ आ रही है, चाइल्ड मैरिज में भी गो अननोटिस। आपकी जो लॉकडाउन स्टार्ट है इसमें क्या हो रहा है, जो लड़कियों की चाइल्ड मैरिज है वो इंक्रीज़ हो गई है। उसका रीज़न क्या है, आप बेसिक तरीके से रीज़न सोचो, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। एक तो लड़की घर में रह रही है, एक मेंटेलिटी होती है सोसाइटी की, अगर लड़की घर में है, घर के चूल्हा चुके काम कर रही है, उसके बाद क्या होता है कि शादी कर दो जल्दी से। उसके बाद जो बियरिंग कॉस्ट है शादी की वो कम हो गई है, कि 4 आदमी गए तो ये एक तरह से सर्वे कंडक्ट हुआ है, तो उसमें यही लिखा गया है जो बिटवीन द अप्रैल 2020 जनवरी 2021 द टोटल जो चाइल्ड मैरिज हुई है वो इतनी रिपोर्ट की गई है, दिसंबर 2020 में इतनी की गई है, ठीक है ना। कर्नाटक में जो स्टेट कमीशन है प्रोटेक्ट द चाइल्ड राइट जो देखता है, उसमें 365 वॉट रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज के मामले आए, वो सारी चीज़ें गई हैं। एक तो एक्सपेंस कॉस्ट घट गई है, ठीक है ना, एक्सपेंस कॉस्ट उसकी डिक्रीज हो गई है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो बताया ना, जो स्कूलिंग थी वो कम हो गई है, जो हाउस होल्ड वर्क में वो ज़्यादा वर्क करने लगी है, तो उसका एक मेंटलिटी होती है सोसाइटी की, उसके शादी कर दो, तो इस वजह से क्या हो गया, चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, चाइल्ड मैरिज से स्टार्ट हो गया। हम किस चीज़ के लिए चाइल्ड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेके आए थे हम उसके लिए, फिर ठीक है ये तो एक स्कीम थी और आप देख लेना, मैं बता दी। उसके बाद आते हैं हम अपने इकोनॉमिक सेक्शन पे। इकोनॉमिक सेक्शन पे इसमें कुछ नहीं है, वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ नहीं है। इधर कोविड-19 आपको कैटास्ट्रोफिक कुड बी अवॉइडेड, ये बांग्लादेश के ऊपर है, चाइना, क्वाड। क्वाड जो है अभी क्या है, क्वाड में 4 नेशन है, एक तो अमेरिका है, एक जापान है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। अभी इसमें बांग्लादेश ज्वाइन करने की बात कर रहा है, ये पूरा होल पढ़ लेना, अब इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो बांग्लादेश से ज्वाइन करने की बात कर रहा है, पर इसे चाइना क्या धमकी दे रहा है। धमकी किस प्रकार दे रहा है कि हमें क्या करना था, कोविशील्ड जो वैक्सीन है हमें बांग्लादेश को सप्लाई करनी थी, पर हुआ क्या, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इन इंडिया हम सप्लाई नहीं कर पाए, तो चाइना ने अपनी वैक्सीन दी। चाइना की वैक्सीन का नाम बताना, चाइना की वैक्सीन का नाम क्या है, कि हम आपको वैक्सीन देंगे, तो हम आपको वैक्सीन देंगे। चाइना उस तरह से क्या कर रहा है, एक तरीके से सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज़ कर रहा है, इसे बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होती है कि आप सॉफ्ट चीज़ दो और उसके इन्फ्लुएंस करो। तो आपको कमेंट में जाके बताना है कि कौन कौन सी आपकी चाइना की कौन सी वैक्सीन है, मैं कई बार उसे रिपीट कर चुका हूँ। और कोई न्यूज़ नहीं है, ये इसराइल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन जो है, मतलब इरेज है 4 पॉइंट, मतलब कि इज टू बी 4.2.9%। आईआईपी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आईआईपी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो हम पढ़ेंगे आईआईपी क्या होता है। फिर हम आते हैं अपने बेसिक नोट पे। आईआईपी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है, इंडेक्स होता है डेट शो द ग्रोथ रेट इन द डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द इकोनॉमी एंड द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, तो इंडस्ट्री की ग्रो कितनी हो रही है उसको ये चेक करता है। क्या चेक करता है ये, तो आपके लिए पता होना चाहिए क्या ग्रोथ रेट कितना हुआ है हमारे इंडस्ट्री में, डाउनफॉल कितना हुआ उसको चेक करना। ये मंथली बेसिस पे चेक करता है, निकालता कौन है, ये लाइन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर द, मतलब ये लाइन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कौन निकालता है, सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ये एक कंपोजिट मतलब इंडिकेटर है जो चीज़ों को ब्रॉड सेक्टर जो है जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी, और यूज बेस सेक्टर जो है जैसे बेसिक गुड, कैपिटल गुड, इमीडिएट गुड, दोनों के लिए निकाला जाता है। ये फिर लाइन इंपॉर्टेंट आई है, बेसिक ईयर 2011-12 है। ये 8 कोर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट 40% ऑफ द वेटेज ऑफ द आइटम डेट इंक्लूडिंग इन द आईआईपी। मतलब ये तो है 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर 40% जो वेटेज है आईआईपी का, उन 4-8 इंडस्ट्री का ही है जो आईआईपी के अंदर आती है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये ओनली मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। ये फिजिकल वॉल्यूम करता है उसकी प्रोडक्शन कितना हुआ है, जैसे 100 पेन बने हैं तो 100 पेन को काउंट करेगा। इट इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। जो गवर्नमेंट एजेंसी होते हैं इन्फ्लेशन चेक करने के लिए, कितना प्रोडक्शन है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो वो यूटिलाइज करें, मेकिंग पॉलिसी बनानी है उन्हें, तो फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक उसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम रिलेवेंट क्या है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ द क्वार्टरली एंड एडवांस ऑफ जीडीपी एस्टीमेट लगाया जाता है ना, कि हमारा एस्टीमेट 2021-22 में इतने परसेंट रहने वाला है, क्वार्टरली इतना रहने वाला है, तो उसकी इससे ही वो एस्टीमेट लगाया जाता है। तो आपके लिए प्री के लिए अलग से मैंने आपको पॉइंट बता दिए। इतना ही था आज के हिंदू न्यूज़पेपर में। मैं आपको कुछ लोकेशन आपको कर देता हूँ। चंद्रशेखर, याद रखना, वी चंद्रशेखर, ये अभी डेथ हो गई है, ये टीटी के प्लेयर थे। टेबल टेनिस कैसे पूछ लेता है, जैसे वन वर्ड एग्जाम में, या फिर चेन्नई से तमिलनाडु का स्टेट पीसीएस है उसमें पूछ लेगा आपसे, या फिर कोई भी एसएससी या सीजीएल वन वर्ड वाला एग्जाम हुआ, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मतलब रिसेंटली चंद्रशेखर, वी चंद्रशेखर इज ए
पास अवे रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये क्योंकि रेयर स्पोर्ट होते हैं, टेबल टेनिस हो गया, स्नूकर हो गया, ये रेयर स्पोर्ट होता है। क्रिकेट के तो आपको पता ही होंगे, रेयर स्पोर्ट का पूछ लेते हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गया, फिर आपका ये वाला हो गया जो श्रीकांत है, ये आपको खेलते हैं, मतलब बैडमिंटन खेलते हैं, ये वाला हो गया, तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इतनी ही न्यूज़ थी हमारी आज के लिए, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना हिंदू डिस्कशन। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा दिखा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगा गाज़ा स्ट्रिप कहाँ है। देखो ये आपका इसराइल है, इधर गाज़ा स्ट्रिप है, इधर आपका वेस्टर्न बैंक है, नीचे आपका आपका फ़लस्तीन है, इधर क्या है आपका आपका जेरूसलम है, और यहाँ पे मतलब डेड सी भी टच करती है आपका। ये आपका थोड़ा लोकेशन आप याद रखना, इधर गाज़ा स्ट्रिप है जो आपका मेडिटेरियन से टच करता है ये। तो ये मैंने अभी परसों की, मतलब जिससे लास्ट वाली आप डिस्कशन देखेंगे, मैंने उसमें न्यूज़ में क्लियरली बताया था, मैपिंग के थ्रू बताया था, मैप के थ्रू। इसमें मैं रिपीट नहीं करूँगा। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम, वहाँ पे डेली बेस पे पीडीएफ आपको हिंदू की हमने जो नोट एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी मिल सकती है। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।